और बड़ी खबर आपको बता दें, आज 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको बता दें 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तारीखों का ऐलान इसमें हो सकता है और तमाम तरह की वार्ता विचार विमर्श चुनाव तारीखों के मद्देनजर हो चुके हैं, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी? आज 3:30 बजे विज्ञान भवन में 5 राज्यों के चुनावों के शेड्यूल के बारे में घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने अभी इसकी जानकारी दी है कि आज 3:30 बजे जो तारीखें हैं चुनावों की, कितने फेजेज में कौन से स्टेट में चुनाव किए जाएंगे उसकी आज घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड 5 राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं और बहुत दिनों से लग रहा था कि कब चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन आज फाइनली चुनाव आयोग इसकी डेट्स की घोषणा करने जा रहा है। बिल्कुल, फिलहाल अभी इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अशोक कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे में कितने फेज में वहां पर चुनाव हो सकते हैं? हालांकि ये कयास ही होगा, लेकिन क्या आपको कोई जानकारी? देखिए, अभी कयास, सही बात है कि कयास होगा, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो वहां पे करीब 4 से 5 फेजेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पंजाब में 2 फेजेज में चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन हमको इंतजार करना होगा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन जो बड़े राज्य हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा फेजेज में करवाने की कोशिश की जाएगी। और इस बीच अशोक, एक बड़ी खबर, एक बड़ी बात और चिंता की बात यह है कि चुनाव के ऐलान होने वाले हैं, आज चुनाव तारीखों के ऐलान होने वाले हैं, लेकिन इस बीच लगातार जिस तरह से कोरोना और साथ ही साथ ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय। बिल्कुल, सबके लिए चिंता का विषय। और चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों में तो दौरा किया ही था, वहां के हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की थी और दिल्ली में भी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनसे भी मुलाकात की थी और पूरा जायजा लिया गया था कि कोरोना के क्या हालात है, कैसे बंदोबस्त किए जाएंगे, तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये चुनाव किए जाएंगे। क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से भी मुलाकात की थी चुनाव आयोग में, उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्यों में, उनसे राय जानी गई थी कि कैसे चुनाव करवाए जाएं, नहीं करवाए जाए, उनकी राय जानी गई थी। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव करवाने को लेकर के अपनी राय दी थी और उसी तमाम एक्सरसाइज के बाद ही, तमाम तैयारियों के बाद ही चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि चुनाव की घोषणा 3:30 बजे कर दी जाएगी। बिल्कुल, हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ही अशोक पहले ये कहा गया था कि अगर संभव हो, पॉलिटिकल पार्टी से कहा गया था तो इस चुनाव को टाल दिया जाए, लेकिन वो नहीं माने और इसी समय पर जो पहले से तय समय निर्धारित किया गया था उसी पर वो चाह रहे थे चुनाव हो। बिल्कुल, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो ड्यू डेट थी, चुनावों की डेट थी, उन पे ही चुनाव कराने के लिए बोला था कि इन्हीं तमाम तारीखों पे चुनाव कराने जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी एक्सरसाइज की थी, पॉलिटिकल पार्टी से बात की, हेल्थ मिनिस्ट्री के लोगों से बात की, जो संबंधित लोग हैं उनसे बात की, कोरोना के हालात की समीक्षा की गई, कितने कोरोना बढ़ सकता है। जिस दिन से कोरोना, जब इन्होंने एक्सरसाइज शुरू की थी उतना कोरोना नहीं बढ़ा था, उतने केसेस नहीं आ रहे थे, लेकिन लगातार जिस दिन से केसेस बढ़ रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा था कि पीक हो सकता है जनवरी के लास्ट में या फरवरी में। तो तमाम चीजों का विश्लेषण करने के बाद ही चुनाव आयोग ने फिर अपनी बैठक की थी, हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों से बैठक की, सेक्रेटरी से बातचीत की और तमाम समीक्षा करने के बाद तमाम बंदोबस्त को ध्यान में रखते हुए कि कैसे बंदोबस्त करने पड़ेंगे, अगर कोरोना पीक पे होगा इस चुनावों की डेट के दौरान तो कैसे निपटा जाएगा, किस ढंग से चुनाव कराए जाएंगे, तमाम बातों पर ध्यान देने के बाद ही आखिर आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और भी दिशा निर्देश पार्टियों को और उनकी रैलीज को दिए जा सकते हैं अशोक? बिल्कुल, ये तो संभावित है कि चुनाव आयोग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चुनावों की रैलीज को लेकर के और तमाम प्रोटोकॉल, जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन करने के तहत निर्देश जरूर दे सकता है। क्योंकि अभी भी कुछ पार्टियों ने चुनावी रैलियों को लेकर के बीच में कुछ कांग्रेस पार्टी ने भी कैंसिल की थी, समाजवादी पार्टी की कैंसिल हुई, फिर बीजेपी की कैंसिल हुई थी कुछ प्रोग्राम। तो खुद पॉलिटिकल पार्टी की बात को लेकर के कंसर्न है कोरोना के हालात को लेकर के, तो कम से कम गैदरिंग हो, बीच में डिजिटल ऑनलाइन रैलीज की भी बात आई थी, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है। तो तमाम कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है या दूसरे जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के, उनको देखते हुए चुनाव आयोग उस पर जोर देगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो रैलीज हो या दूसरे प्रोग्राम्स हो, उनको ध्यान में रखते हुए ही आपको चुनाव करवाने चाहिए, रैली एड्रेस करनी चाहिए, तो गैदरिंग को किस ढंग से गैदरिंग की जाए, उनको कैसे एड्रेस किया जाए और कैसे चुनाव होंगे, कैसे पोलिंग होगी, इन तमाम चीजों को देखते हुए ही गाइडलाइंस जारी की जाएंगे, निर्देश जारी किए जाएंगे। बिल्कुल अशोक, क्या जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और लगातार एक
खतरा, एक चिंता की बात लगातार जो है वो अपने जगह पर बना हुआ है कोरोना और ओमिक्रॉन। ऐसे में जो फेजेस एक यूजुअल अगर डे में अगर ये चुनाव होते तो उसमें जिन फेजेस में होते तो क्या वो फेजेस भी बढ़ाए जा सकते हैं? जहां पर मान लीजिए कि 5 फेज में या 4 फेज में इलेक्शन होना है, चुनाव होने हैं, वहां पर उसे बढ़ाया भी जा सकता है? देखिए, मुझको नहीं लगता कि ज्यादा बढ़ाया जाएगा। जैसे बड़े स्टेट्स हैं जो हमेशा से प्रैक्टिस रही है कि बड़े स्टेट में 4 से 5 या ज्यादा भी हो सकते हैं, उसी पैटर्न पे, जैसे पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसी पैटर्न पे चुनाव होगा। लेकिन क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को देखते, 5 साल पहले कोरोना नहीं था, कोई महामारी नहीं थी जब चुनाव हुए थे 2017 में, लेकिन अभी हालात दूसरे हैं। 2022 के हालात अलग है और इस वक्त कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और पीक अनुमानित की जा रही है जनवरी के लास्ट या फरवरी में। तो उसको देखते हुए तमाम दिशा निर्देश और तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए जाएंगे, क्योंकि ये महामारी उस वक्त नहीं थी। तो हालात बदले हुए हैं। इन बदले हुए हालात में इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पिछली बार के अपेक्षा बिल्कुल अलग हालात है। तो उनको देखते हुए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है, पूरी एक्सरसाइज की है और उसी के तहत ही चुनाव करवाए जाएंगे। क्योंकि जब पोलिंग भी होगी तो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पोलिंग की जाती है, मास्क मैंडेटरी किया जाता है, तमाम चीजों को जो पोलिंग बूथ पे एजेंट्स होते हैं या वहाँ पे ऑफिसर जो होते हैं उनका RT-PCR टेस्ट करवाया जाता है। तमाम चीजें जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके पालन के तहत ही ये चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और 5 राज्यों, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनकी तारीखों का ऐलान होगा और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि कितने फेजेस में कहां पर चुनाव होंगे। आपको बता दें कि पहले चुनाव आयोग की तरफ से ही ये सिफारिश की गई थी, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने ये बात रखी गई थी राय मशवरे के लिए कि अगर संभव हो, क्योंकि जिस तरह से पहले ही 3rd वेव की आशंका जताई जा रही थी, तो इसे डिले या पोस्टपोन किया जाए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि नहीं, जो निर्धारित समय है उसी समय पर चुनाव होने चाहिए। अब ऐसे में 3:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन। इंतजार रहेगा। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ फिरोजपुर से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, कई मुद्दे वहां पर हैं। आज हमने खबर ये भी सुनी कि वहां पर ऑटो यूनियन जो है वो भी सरकार के अगेंस्ट वहां पर मन बना रहा है चुनाव के मद्देनजर। ऐसे में आज ही ऐलान होने वाला है, कितने फेजेस में होगा इसको लेकर भी घोषणा हो जाएगी 3:30 बजे। जी देखिए, बिल्कुल सभी राजनीतिक दलों ने चुनावों की तैयारियां मुकम्मल करके रखी हुई हैं और आप देख रहे हैं फिरोजपुर में हम किस वजह से मौजूद हैं। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी थी और रैली के बाद एक विवाद बन गया। तो कुल मिलाकर चाहे आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी राजनीतिक दलों ने चुनावों को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली है और सरकार में जो है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अभी हाल ही में अपने 100 दिन पूरे किए हैं। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। और अब की बार पंजाब की अगर बात करें तो श्वेता, ये चुनाव कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। क्योंकि देखिए, वर्षों से कांग्रेस में रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह अब की बार कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हमेशा से सहयोगी रहे भाजपा और अकाली दल गठबंधन अब की बार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को पिछले चुनावों में 20 सीटें मिली थी। 20 में से आधे से ज्यादा विधायक पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके हैं। अमूमन कांग्रेस की भी ऐसी हालत है। कांग्रेस में मौजूदा विधायक चाहे फतेह बाजवा हो, राणा गुरमीत सिंह सोडी हो, जो कैबिनेट मंत्री रहे, वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो जिस तरीके से चुनावों का समय पास आ रहा है, राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया बड़ी तेज तर्रार तरीके से घूम रही है और इसमें समझ में नहीं आ रहा है नेताओं को कि ऐसे माहौल में किस पार्टी का दामन थामे। हर एक पार्टी में टूट हो रही है, चाहे अकाली दल की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, हर एक राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं। आपने बिल्कुल सही कहा सत्येंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा सत्येंद्र कि वहां पंजाब का जो चुनाव है कई मायनों में काफी दिलचस्प होने वाला है और नजर रहेगी सबकी। ऐश्वर्या पालीवाल दिल्ली से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऐश्वर्या, आपके पास क्या कुछ जानकारी? 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की, ऐसे में क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा सकता है?
देखिए श्वेता, एक बात मैं आपको बता दूं, जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस भी आज ही निकाल देगा और गाइडलाइंस में पता ये चल रहा है कि 500 से ज्यादा लोगों को रैली में आने की अनुमति नहीं है और पार्टियों को ये कहा जाएगा कि रैलियां आप ना करें, आप वर्चुअल रैली करें। इसका मतलब सोशल मीडिया का उपयोग आने वाले चुनाव में बहुत बढ़ जाएगा। दूसरी बात जो सुनने में आ रही है, पंजाब में पिछली बार एक फेज में चुनाव हुआ था, अब की बार 2 फेजेस में हो सकता है और उत्तर प्रदेश में भी पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो 7 फेजेस में था, अब की बार सुनने आ रहा है कि वो बढ़कर 8 फेजेस में हो जाएगा। बाकी जो चुनाव है वो 1 फेज में निपटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ये भी कहेगा कि बहुत सख्ती से कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं अब की बार लागू किए जाएंगे। श्वेता, आपको बता दूं, पॉलिटिकल पार्टीज पर इलेक्शन कमीशन की बहुत कड़ी नजर रहेगी अब की बार, और कहीं पर भी अगर कोविड के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया गया तो अब की बार पेनल्टी लगने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल। लखनऊ से संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द किस तरीके से और सुरक्षित तरीके से चुनाव कराया जाए, ये मुख्य उद्देश्य रहेगा और कंसर्न रहेगा चुनाव आयोग का। देखिए, बिल्कुल, जब केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पर आई और तमाम जो राजनीतिक दलों से, अफसरों से फीडबैक लेने के बाद ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरीके से कोविड की तीसरी लहर बढ़ रही है, उसका इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर चुनाव आयोग वर्चुअल रैली यानी डिजिटल मीडियम से ही मतदाताओं के बीच जो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या पॉलिटिकल लीडर्स, उनको जाने के लिए पाबंदियां लगा सकता है कि वो सीधे नहीं रैली भी करेंगे तो 500 से ज्यादा नहीं रैली लोग शामिल होंगे और वर्चुअल रैली पर ज्यादा एम्फेसाइज होगा चुनाव आयोग का। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होगा, लिहाजा उसके जो चुनाव के जो चरण होंगे वो 7 से 8 हो सकते हैं, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग का जो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दिशा निर्देश आएंगे वो सबसे अहम होगा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी रैलियां हैं उसको कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही किया जाए और मेन फोकस उसका डिजिटल रैलियों पर ही होने वाला है। जी बिल्कुल। सत्येंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र, अगर हम रैलियों की बात करें, क्योंकि हमने देखा था कि कोविड के दौरान ही पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे, रैलियों में किस तरह से भीड़ वहां पर देखने को मिली थी और उसके बाद कोरोना विस्फोट भी हमने देखा था। इस बार कोई रिस्क केंद्र सरकार भी नहीं लेना चाहेगी। आने वाले समय में क्या कुछ बड़ी रैलियां वहां पर लाइंड अप हैं अलग अलग पार्टीज की, इस बारे में कोई जानकारी जिसमें चेंजेस आ सकते हैं? देखिए श्वेता, वैसे तो अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया था कि वो कोविड को देखते हुए बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में लगातार रैलियों का दौर जारी है और खासकर कांग्रेस पार्टी लगातार रैली कर रही है। एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो लगातार पंजाब भर में रैलियां कर रहे हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये हुआ है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे, बहू और उनके परिवार में कई लोग कोरोना पॉजिटिव है, तो लिहाजा अब चरणजीत सिंह चन्नी को भी आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कल की जो रैली थी उसमें उनके बेटे उनके साथ खड़े थे, बहुत सारे लोग थे। तो कोरोना की महामारी की अगर बात करें तो ये जो है पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। और पंजाब में भी आप देखिए कि पिछले 2 दिनों से लगातार इटली से फ्लाइट आ रही हैं। कल जो रोम से फ्लाइट आई थी उसमें 150 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले थे। अमृतसर में फ्लाइट आई थी, परसों फ्लाइट आई थी, उसमें 125 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। तो यहां पर एक तरफ पंजाब में कोरोना फैल रहा है तो दूसरी तरफ विदेशों से जो लोग आ रहे हैं उसमें एक बड़ी तादाद में कोरोना की बीमारी उनके साथ आ रही है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक माहौल में अब हालांकि इलेक्शन कमीशन क्या गाइडलाइन देता है वो 3:30 बजे पता चल जाएगा। और लेकिन अमूमन जो सोच यही है कि अब आगे का जो चुनावी कार्यक्रम है वो डिजिटल या फिर सोशल मीडिया के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि अगर रैलियों में लाखों हजारों की तादाद में लोग आएंगे तो इस बीमारी के फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक माहौल एक तरफ से अब गर्मा जाएगा, गर्मजोशी का माहौल पहले ही पंजाब में बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद से खासकर तमाम दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो अब जब चुनावों का ऐलान हो जाएगा, तारीख फिक्स हो जाएगी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो उसके बाद से एक बार फिर से ये राजनीतिक माहौल गरमाना शुरू हो जाएगा। श्वेता, ऐश्वर्या, ये देखने वाली भी बात होगी क्योंकि इस बार ओमिक्रॉन का खतरा काफी ज्यादा है और ओमिक्रॉन के बारे में ये देखा गया है कि संक्रमण दर जो है उसका काफी ज्यादा है, बहुत जल्दी वो मल्टीप्लाई करता है। ऐसे में जो पुराने नियम कायदे कानून थे कोविड के समय में इलेक्शन के दौरान, लगता है कि शायद उसमें भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने से काम चलेगा।
देखिए, एक चीज जो सुनने में और आ रही है श्वेता, इलेक्शन कमीशन जो करेगा वो ये है कि पहले की बात करें तो चुनाव में हर पोलिंग बूथ पे 1500 लोग होते थे। जब बिहार का चुनाव हुआ तो इसको बदलकर 1200 लोग किए गए और अब सुनने में आ रहा है कि चुनाव आयोग इसको घटाकर और कम कर देगा, जिसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस हैं वो बढ़ जाएंगे। चुनाव आयोग का ये मानना है कि वो पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, जितने भी लोग चुनाव में इन्वॉल्व हैं उन सभी को फुल वैक्सीनेशन करवा दिया गया है। जिनको नहीं किया गया होगा उन लोगों का वैक्सीनेशन अगले 1 से 1.5 महीने में हो जाएगा। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी इलेक्शन कमीशन ने साफ लिख के ये कहा है कि ये जो 5 राज्य हैं इसके अंदर 100% वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए जब तक चुनाव का पहला फेज आए। इसका मतलब है कि कमीशन दबाव बना रहा है, कह रहा है कि हर तरफ 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए और लोगों की जो संख्या है हर पोलिंग बूथ पे जो 1200 थी अब उसको घटाकर और कम कर दिया जाएगा। जो सुनने में आ रहा है 700 से 800 लोग हर पोलिंग बूथ पे लगाए जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि समय बांध दिया जाए कि मानिए सुबह 8 बजे से अगर पोलिंग शुरू है तो 8 से 9 एक नंबर बांध दिया जाएगा कि उतने ही लोग पोलिंग बूथ पर खड़े रहें और बाकी लोग अपना नंबर लगा के आएं। तो ये सब चीजें जो हैं ये आज गाइडलाइंस के तहत बताई जाएंगी। लेकिन एक बात जरूर है कि रैलियां जिस तरीके की हमें देखने को मिलती थी पहले श्वेता, वो अब नहीं मिलेंगी। लोगों पर एक अंकुश लगा दिया जाएगा। सुनने में आ रहा है सिर्फ 500 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी और सोशल मीडिया का इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। श्वेता, बिल्कुल। संतोष, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि अभी भी जो है पुरजोर तरीके से पार्टियां लगी हुई हैं और उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है वहां पर चुनाव होने हैं। खुद प्रधानमंत्री की कई रैलियां यहां हो चुकी हैं। आने वाले समय में क्या और इस तरह की कुछ रैलियां लाइंड अप है? देखिए, 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी जिसको पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी सारी रैलियां कोविड की दलील देते हुए कि कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है उसको रद्द कर दिया गया। यानी कांग्रेस और बीजेपी अगर कहा जाए तो उसके तमाम अन्य नेताओं की बीजेपी के उनकी रैलियां हो रही थी, उनके शोज हो रहे थे और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो विभिन्न उद्घाटन कार्यक्रम हो रहे थे। उन उद्घाटन कार्यक्रमों में लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे बीजेपी या कोई भी, वो अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश में लगी थी। लेकिन अब जब आदर्श आचार संहिता लग जाएगी 3:30 बजे, जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम का घोषणा करेगा उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। और इस आदर्श आचार संहिता के लागू करने के बाद जो नियम बनाए जाएंगे आयोग के द्वारा, चाहे वो रैलियों को करने को लेकर के, चाहे वो उसको डिजिटल रैली करने को लेकर के या वैक्सीनेशन को लेकर के, ये तमाम जो पाबंदियां हैं, जो नियम कायदे हैं, उसके अनुसार हर पार्टी को उसका फॉलोअप करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि धीरे धीरे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो भी कहा जाए कि डिजिटल रैली की तरफ या कहा जाए कि सोशल मीडिया के सदुपयोग की तरफ बढ़ने लगी। आज आम आदमी पार्टी की वाराणसी में रैली हो रही है, लेकिन वो डिजिटल रैली है। यूपी प्रभारी संजय सिंह उसको 3:30 बजे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर के जरिए वो लोगों से जुड़ेंगे, लेकिन वो डिजिटल रैली होगी। तो ये इस तरीके से अब पॉलिटिकल पार्टीज भी तैयार हो गई थी। उनको शायद कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा भी लग रहा था कि कोविड का जो संक्रमण बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश बहुत अहम हो जाता है। 403 विधानसभा है और यहाँ पर जब पॉलिटिकल पार्टीज ने केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात की तो उनका सभी का इस बात पर जोर था कि जो रैलियां हो वो लिमिटेड हो और इसके साथ ही रैलियों में जो संख्या हो उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, कहीं संक्रमण फैलने ना पाए। इस बात का सभी दलों ने अपील की थी चुनाव आयोग ने। और अब जब 3:30 बजे के लगभग चुनाव आयोग कार्यक्रम की घोषणा करेगा, 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद से ये तय हो जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो रैलियों का जो मजमा इकट्ठा होता था, हजारों की संख्या में लोग आते थे, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने जिलों से, अन्य जिलों से भी लोगों को बुलाकर हुजूम इकट्ठा करती थी, उस पर कहीं ना कहीं पाबंदी लग जाएगी। क्योंकि चुनाव आयोग इस कोरोना के संक्रमण को लेकर के बेहद गंभीर है। जब चुनाव आयोग से हम लोगों ने भी बात की, जब 3 दिन के दिवसीय दौरे पर केंद्रीय चुनाव आयुक्त आए थे पूरी टीम के साथ, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा कंसर्न चुनाव सकुशल संपन्न कराने के साथ साथ मतदाता की सुरक्षा पर भी है कि कोविड के प्रोटोकॉल के तहत, चाहे वो पोलिंग बूथ हो, पोलिंग स्टेशन हो, वहां पर कोविड के प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन किया जाए, बहुत कड़ाई से पालन किया जाए, किसी भी तरीके से भीड़ इकट्ठा न होने पाए। इस बात को उन्होंने साफ तौर पर इशारा भी किया था कि केंद्रीय चुनाव आयोग का कंसर्न क्या है। और अब जब कार्यक्रम लागू हो जाएगा, कार्यक्रम बाहर आ जाएगा, तब पता चलेगा कि पाबंदियों में संख्या कितनी होगी। रैलियों में 500 लोग की अनुमति दी गई है या फिर जो डिजिटल रैलीज होनी है उसके लिए क्या नॉर्म्स बनाए गए हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगी वो छोटे दलों के लिए आएगी। बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, अगर ये कहा जाए आम आदमी पार्टी भी अब उस श्रेणी में आ जाती है कि इनके पास ये बड़े दल हैं।
इनके पास अपनी सरकारें, पार्टी के अपने फंड हैं। लेकिन जो छोटे दल हैं, उत्तर प्रदेश में जो इस बार की राजनीति, उसमें छोटे दल एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर का दल हो, चाहे संजय निषाद का दल हो, चाहे आरएलडी हो, इनके पास अपने कैडर वोट को समझाने के लिए इनको वहां तक जाना पड़ेगा। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म इनके लिए कितना मुफीद होगा, क्योंकि जहां तक अभी तक हमने देख पाया कि छोटे दलों के पास सोशल मीडिया से अपने लोगों तक पहुंच पाना थोड़ा सा वो पिछड़ जाते हैं, फंड की कमी की वजह से, या डिजिटल उनके पास इक्विप्ड नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि केंद्रीय चुनाव आयोग की घोषणा के बाद, पाबंदियों के बाद, ये छोटे दल किस तरीके से करते हैं। और बड़े दलों पर तो नजर रहेगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो। सभी दलों को अक्षरशः पालन करना होगा जो कोविड के तहत जो नियम बनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सत्येंद्र, पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड लगभग अगर ये समझा जाए कि आने वाले समय में अब जो चुनाव प्रचार होंगे वो डिजिटल माध्यम से ज्यादा किए जाएंगे। आज प्रियंका गांधी जो है वो भी चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन वो डिजिटल माध्यम से होगा, यूट्यूब पर लाइव होगा, उनके इंस्टा ट्विटर हैंडल पर लाइव होगा, कुछ इस तरह से। क्या इस तरह से करने से, मुख्य तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें और वहां की चुनाव व्यवस्था की बात करें, मुख्य पार्टियां तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी भी आप कह सकते हैं, ये त्रिकोणीय एक तरह से वहां पर मामला है, लेकिन इनमें से किसी को दिक्कत? देखिए, त्रिकोणीय नहीं, चार कोणीय मुकाबला है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, तीसरी तरफ अकाली और बसपा का गठबंधन है, तो चौथी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। उसके अलावा पहली बार किसान संगठन चुनाव लड़ रहे हैं और उनको नहीं भूल सकते। डिजिटल की अगर बात करें तो किसान संगठनों ने तो पहले ही प्रयोग करके देख लिया है। दिल्ली में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां पर सारा काम जो है कहीं ना कहीं डिजिटल चल रहा था। लेकिन इन चुनावों की तैयारियां क्या है, मैं एक फ्लाईओवर पर खड़ा हूं, श्वेता, ये तस्वीरें आपको दिखाऊं। देखिए, पूरा सरकारी फ्लाईओवर है और जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है तो पोस्टर, होर्डिंग, बैनर चारों तरफ यहां पर अभी से लग चुके हैं। या फिर यूं कहिए कि पंजाब में चुनाव प्रचार की शुरुआत काफी लंबे समय से चल रही है। आप वो देखिए, पिलर्स पर आप देखें, खंभों पर आप देखें, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, तो ये चुनाव का जो एक माध्यम है वो पंजाब में ऑलरेडी चल रहा है। रैलियां हो रही हैं, जल्द से जुलूस हो रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद यहां पर आए थे, हालांकि उनकी रैली में व्यवधान पड़ा, उनको जो है यहां से वापस जाना पड़ा इसी फ्लाईओवर से। तो कुल मिलाकर जो डिजिटल तौर तरीके हैं उनका उपयोग पंजाब में हो रहा है, ऐसा नहीं है, हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो पारंपरिक, आप बने रहे हमारे साथ, आप सभी बने रहे, आप लोगों से और हम जानकारी लेंगे।